Students, we have already discussed about the मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या थे? जिनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी थी, मतलब जो सेल्स डिवाइड करती हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं। देखो, मैंने आपको जाइगोट का एग्जाम्पल बताया था और मैंने आपको एक क्लासेज का पढ़ाई का एग्जाम्पल भी दे के समझाया था कि किस तरीके से एक सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन को अटेन करती है, कैसे एक सेल परमानेंट बनती है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवीजन करने के बाद एक अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन कर लेते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, जब उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है। तो सबसे पहली टर्म है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब देखो, जब सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर एक साइकिल होती है, सेल साइकिल बोलते हैं जिसको। तो ये साइकिल, इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे किसी फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे G1 फेज हो गई, फिर S फेज होती है, फिर G2 फेज होती है, फिर M फेज होती है। ये सेल साइकिल की स्टेजेज होती हैं, ठीक है। एक सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है, वो G1 फेज के अंदर एंटर करती है, फिर S फेज के अंदर एंटर करती है, फिर G2 फेज में एंटर करती है और फाइनली एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ऐसे सेल्स डिवाइड होती रहती है, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जो सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, मतलब दोबारा से सेल साइकिल के अंदर एंटर नहीं करती, बाहर निकल जाती है। किस लिए? अपना स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर बात करूँ तो जाइगोट से किसी पार्ट से हार्ट की फॉर्मेशन हुई, तो हार्ट क्या हो गया? एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो गया ना, दोबारा से वो थोड़ी ना डिवाइड होके सेल बनेगा, ठीक है। तो ये इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्लियर? प्रोसेस इन विच ए डिफरेंशिएटेड सेल लूजेज इट्स स्पेशल फॉर्म, कि वो अपने जो अटेन, ये अपना जो स्पेशल फॉर्म है, अपने जो डिवीजन की फॉर्म है उसको अटेन करती है। सॉरी, ये डी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बता दी मैंने डिफरेंशिएशन में, कि एक सेल है वो परमानेंट शेप को गेन कर लेती है, अपना परमानेंट साइज गेन कर लेती है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। द प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ही सेल जो स्पेसिफिक हो गई थी उसको दोबारा से एंटर करना पड़ता है सेल साइकिल के अंदर, फिर ये सेल दोबारा से G1 फेज, तो इस सेल को दोबारा से सेल साइकिल के अंदर, ये जो सेल डिफरेंशिएटेड हो गई थी इसको दोबारा से सेल साइकिल के अंदर एंटर करना पड़ता है, ताकि ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो सके, नए टिश्यूज की फॉर्मेशन कर सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या था? स्पेसिफिक फॉर्म को अटेन किया। डी का मतलब होता है रिमूव करना, तो उस स्पेसिफिक फॉर्म को लूज करके दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करके वो सेल दोबारा से सेल डिवीजन को फॉलो करती है। द प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। तो री डिफरेंशिएशन, जब ये सेल जो डिवाइड करने की कैपेसिटी, जिसकी दोबारा से एबिलिटी जिसने अटेन कर ली थी, ये सेल फिर से सेल साइकिल को लीव कर देती है, सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, वापसी से अपना मैच्योरिटी को अटेन कर लेती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन कर लेती है। द प्रोसेस इज नोन एज री डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब था कि सेल ने स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन किया। डी डिफरेंशिएशन का मतलब सेल दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो गई, और री डिफरेंशिएशन का मतलब सेल ने दोबारा से स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन कर लिया, सेल दोबारा से मैच्योर हो गई, ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होंगे जो कि सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली उन सारी सेल्स का स्ट्रक्चर भी सेम होगा और सारी सेल्स का फंक्शन भी सेम होगा। बाकी जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने उनको, जाइलम और फिलोयम, ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, लिविंग सेल्स होती हैं। दूसरी, इसकी जो शेप है वो ओवल भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है और पॉलीगोनल शेप भी हो सकती है। इस तरीके से ओवल शेप भी और राउंडेड भी और पॉलीगोनल भी। इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से लूजली अटैच होती हैं। देन एंड देयर इज इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन देम। इंटरसेलुलर का मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और अपना अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सारी सेल्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये डांस की स्पेलिंग ये SC की जगह आप S कर लेना, बाई मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो मोस्टली जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं प्लांट के, जैसे कि स्टेम, लीव्स, रूट्स और फ्लावर, जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पैकेजिंग का काम होता है, जहाँ पे स्टोरेज का फंक्शन होता है, वहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर मिल जाता है। कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स क्या होता है, जैसे एक प्लांट सेल है, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे फिर एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जिनको कहा जाता है कोर्टेक्स, ठीक है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जिनको कोर्टेक्स कहा जाता है। और कोर्टेक्स के अंदर फिर एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस से नीचे फिर हमारे जो जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट होते हैं, जो कि वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजोफिल सेल्स के अंदर भी मिलता है। मेजोफिल सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि लीव्स के अंदर एपिडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। ये हो गया पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके नीचे ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा, और यहाँ पे बीच में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फिलोएम। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ऊपर वाले एपिडर्मिस के और नीचे वाले एपिडर्मिस के बीच में, इसको कहा जाता है मेजोफिल सेल्स, ठीक है। मेजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, राइट। नाउ जिन मेजोफिल सेल्स के अंदर जो पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स का मतलब जो स्टेम जब उनका ग्रीन होता है, तो आपको पता है कि ग्रीन पार्ट प्लांट के अंदर जहाँ भी मिलेगा उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और जहाँ पे भी क्लोरोफिल होगा मतलब कि वो पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट स्टेम के अंदर भी जो पैरेन्काइमा पाया जाता है, मैंने आपको अभी ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था लीव्स में मेजोफिल सेल्स के अंदर। तो ये क्या है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, और जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू ग्रीन लीव्स में, ग्रीन पार्ट्स में मिलता है उसको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकंड इज आयरनकाइमा। आयरनकाइमा किस में होता है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स होती हैं वो एयर स्पेसिस, उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है तो वहाँ पे ये एयर के स्पेसिस बना देती हैं जिससे बायोन्सी बनती है, ठीक है। आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि जहाज जो शिप है वो तैरती क्यों है, इतनी बड़ी जो आयरन शिप होती है इतनी बड़ी, वो फिर भी वो तैरती है, फ्लोट करती है, तो वो सिर्फ बायोन्सी की वजह से होता है। तो प्लांट्स के अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी का मतलब तैरने में हेल्प, फ्लोटिंग, ठीक है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमा मिलता है उसको आयरनकाइमा बोलते हैं। नाउ वी कम टू द फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, क्योंकि पैकेजिंग टिश्यू है तो फिर ये फूड की स्टोरेज में हेल्प करता है। स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स और फैट्स की फॉर्म में फूड स्टोर करता है। स्पोर्टिंग टिश्यू होता है। स्पोर्टिंग टिश्यू तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड मतलब मैंने आपको अभी बताया एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। तो कोर्टेक्स, उसके साथ साथ नीचे बैकग्राउंड में
नीचे जो एपिडर्मिस के अंदर जो जाइलम और फिलोयम को छोड़ के बाकी जितनी भी जगह बसती है उसमें सब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये घुस जाते हैं, भरे होते हैं, इसलिए इसको ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग टिश्यू होता है, मतलब कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है क्लोरेन्काइमा, मैंने आपको अभी बताया क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो एरेन्काइमा है वो बायोन्सी मेंटेन करने में हेल्प करता है। जाइलम और फिलोयम के अंदर भी पाया जाता है पैरेन्काइमा टिश्यू, तो ये वाटर के और फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ डायग्राम देख लेते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज का। ये सेल्स है इसकी ओवल, लेकिन इन सेल्स की एक और खासियत होती है कि सारी की सारी जो सेल्स होती हैं आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब दे विल हैव द सेम डायमीटर। इनके बीच में छोटा छोटा आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं। ठीक है, सेकंड इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है वो लिविंग सेल्स होती हैं। देखो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की जब भी बात आती है तो याद रखना स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्लांट के पार्ट के अंदर हो, चाहे वो जाइलम में हो, चाहे वो फिलोयम में हो, चाहे वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे लिविंग सर्कुलर ओवल इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक और चीज आ गई कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसीज है वो एब्सेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस स्पेस के अंदर देयर इज डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इस स्पेस के अंदर सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स पे सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होते हैं? जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स के स्टेम के एपिडर्मिस में होते हैं और डाइकोट प्लांट्स के लीव्स में होते हैं। डाइकोट और मोनोकोट हम प्लांट किंगडम में फिर पढ़ लेंगे, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ आपको कि डाइकोट जैसे जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जब वो ग्रो करते हैं, तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको कोटिलिडन कहा जाता है। अगर ये कोटिलिडन किसी प्लांट में 2 है तो फिर उसको डाइकोट कहा जाएगा, डाइकोटिलिडन कहा जाएगा, या 1 है ओनली सिंगल है तब उसको मोनोकोटिलिडन या मोनोकोट कहा जाएगा। ठीक है, मोनोकोट का एग्जांपल जैसे कि मेज हो गया, मक्का, वीट हो गया। ठीक है, हमारे जितने भी सीरियल्स होते हैं वो सब मोनोकोट्स में आते हैं, और जितने भी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो डाइकोट्स में आते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया, पीनट्स हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो ये भी प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेलुलोज की थिकनिंग की वजह से। इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि हमारे पास ये जो प्लांट है ये इसकी ब्रांच है। ठीक है, तो इस ब्रांच को हम देखते हैं कि बिल्कुल नीचे झुका लेते हैं, तो झुका लेते हैं, लेकिन ये टूटती नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बोली जाती है प्लांट्स के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किसकी वजह से? कोलेनकाइमा की वजह से। और प्लांट्स में इस स्ट्रेंथ को कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस स्ट्रेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बेंडिंग जो कैपेबिलिटी मिलती है वो कोलेनकाइमा की वजह से मिलती है। कोलेनकाइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और शुगर कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, उसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये सेलुलोज, इसके यहाँ पे देखो कॉर्नर्स पे ये सेलुलोज का डिपोजिशन है। ठीक है, ये सेलुलोज का डिपोजिशन है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये बीच में इसका लार्ज वैक्यूल होता है। इसके अंदर वैक्यूल होता है क्योंकि डिपोजिशन की वजह से सेल्स के अंदर वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है। नाउ नेक्स्ट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा देखो मैंने पहले बताया था आपको कि लॉन्ग डेड सेल्स का बना होता है, ये आपको याद रखनी है, डेड सेल्स का बना होता है। डेड क्यों होती है ये? क्योंकि यहाँ पे जो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वहाँ पे 2 सेल्स के बीच में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा वो किसका होगा? लिग्निन का होगा। याद रखना है आपको, जो कोलेनकाइमा है वहाँ पे सेलुलोज का डिपोजिशन है, लेकिन
स्क्लेरेन्काइमा के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन है और लिग्निन सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, एयर और फूड का एक्सचेंज नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये डेड हो जाती है। लिग्निन एक डेड मटेरियल है, ठीक है, वैक्सी मटेरियल भी बोल सकते हैं आप। अब इन सेल्स के बीच में देखो, अब ये सेल्स है तो यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज के लिए कुछ पिट्स बने होते हैं। पिट्स का मतलब कुछ एरियाज बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, ठीक है, ऐसे गड्ढे बने होते हैं जो कि इन सेल्स के बीच में एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है पिट्स या फिर पिट कैनाल्स कहा जाता है। क्लियर ना। इन सेल्स के अंदर कोई स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होता इनके बीच में, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। लीव्स की जो वेन्स होती हैं, वेन्स का मतलब कि जो ये लीव है इसकी ये जो वेन्स है, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जो सीड्स हैं उनकी हार्ड कवरिंग के अंदर भी प्रेजेंट होती है। नट्स की हार्ड कवरिंग में जो कोकोनट का हस्क होता है, कोकोनट के ऊपर जो बाल जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं ना आपको, उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। और जूट और फ्लैक्स जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये छोटी छोटी आपको स्पेसिस दिख रहे होंगे, ये क्या है, कैनाल है, ठीक है, पिट कैनाल्स है। पिट का मतलब छिद्र होना, कोई भी छेद होना। और ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी फर्दर तो दो टाइप्स की सेल्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज स्क्लेरिड्स एंड देन फाइबर्स। स्क्लेरिड्स जो होती हैं वो थिक वॉल्ड सेल्स होती है। इनकी शेप और साइज डिफरेंट शेप साइज के होते हैं, ठीक है। या तो सिंगल भी मिल सकती है या फिर ग्रुप्स में मिल सकती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, कोर्टेक्स के अंदर और हार्ड सीड के अंदर, ठीक है। कोर्टेक्स किसमें, रूट्स के कोर्टेक्स में मिलती है। कोर्टेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस के बाद जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा की बनी होती हैं, मेनली स्टेम के अंदर, और पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों के मिक्स से बनी होती है रूट्स के अंदर, ठीक है। इनको स्टोन सेल्स या ग्रिट सेल्स भी कहा जाता है और सीड्स की कवरिंग के अंदर पाई जाती है। जैसे कि जो आलमंड्स होते हैं उनकी उसकी जो कवरिंग होती है, अगर आपने देखी, बहुत हार्ड होती है, उसमें मिलती है। जो पिस्ताशियो होता है, पिस्ता, उसकी कवरिंग में भी होती है, ठीक है। नाउ वी कम टू फाइबर्स। तो फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग, नैरो और पॉइंटेड होते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये शीट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं या बंडल्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ऐसे करके, क्योंकि फाइबर है वो बहुत सारे एक साथ मिलते हैं। तो एग्जांपल इसका हस्क ऑफ कोकोनट का ऊपर का जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हस्क कहा जाता है, ठीक है। जूट्स में भी मिलती हैं। फंक्शन है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक प्लांट के अंदर मोस्टली टिश्यूज जो होते हैं वो डेड ही होते हैं, क्योंकि एक प्लांट को एक ही जगह पे खड़े रहना होता है और साथ में उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी चाहिए होती है अपने खड़े रहने के लिए, इसलिए मोस्टली टिश्यूज डेड होते हैं, ठीक है। ये हमने एनिमल और प्लांट टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था। नाउ वी कम टू प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट्स। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं, एपिडर्मिस और दूसरा कोर। कोर का दूसरा नाम होता है फैलम। एपिडर्मिस अभी हम इसी लेक्चर में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एपिडर्मिस है इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट के पार्ट की, किसी भी पार्ट की, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव हो, चाहे वो रूट्स हो, ठीक है। एपिडर्मिस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसकी जो सेल्स होती हैं फ्लैट और इलोंगेटेड होती हैं। एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं मोस्टली फ्लैट होती हैं एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसीज, ठीक है। इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। और रूट्स के अंदर इस क्यूटिकल के ऊपर छोटे छोटे हेयर होंगे जिसको रूट हेयर बोलते हैं, लेकिन स्टेम में यहाँ पे और छोटे बहुत ही पतले पतले हार्ड डेड मटेरियल से बने हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ट्राइकोम्स कहा जाता है, ठीक है। क्यूटिकल जो होता है वो वैक्सी मटेरियल होता है जिसकी वजह से जो वाटर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी मिलती है प्लांट को, ठीक है। इन्फेक्शन से बचाते हैं, एपिडर्मिस प्लांट्स को इन्फेक्शन से बचाते
जाता है। देखो जैसे हमारी स्किन है वो एपिथेलियम है, एपिडर्मिस लगा लो हमारा, ठीक है, तो वो स्किन है वो इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मिस है वो इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजरीज से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है। नेक्स्ट है जो ड्राई हैबिटेट के प्लांट होते हैं। ड्राई हैबिटेट का मतलब होता है जीरोफाइट्स, ठीक है, जैरिक कंडीशन या जीरोफाइट्स वर्ड जहाँ पे भी आ जाए मतलब कि डेजर्ट से रिलेटेड है, रेगिस्तान, ठीक है। जो ड्राई हैबिटेट के प्लांट है वहाँ पे एपिडर्मल लेयर है बहुत थिक होती है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको कम करती है, ठीक है। आपने ओपनशिया का प्लांट देखा होगा, कैक्टस का प्लांट होगा, उसका जो स्टेम है वो मॉडिफाई होकर लीफ जैसा बना होता है और बहुत ज़्यादा थिक होता है। थिक इसलिए होता है और उसके जो स्टोमेटा है वो भी बहुत डीप में सिचुएटेड होते हैं, डीप में होते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। लीव्स के एपिडर्मिस पे, लीव्स का एपिडर्मिस उसके ऊपर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा ये अंदर वाला पार्ट है, ये स्टोमेटा है। इसके ऊपर जो किडनी शेप्ड सेल है जो उसको गार्ड करती है उसको गार्ड सेल्स कहा जाता है, ये इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है? गैसेस का एक्सचेंज करना और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। ट्रांसपिरेशन का मतलब जैसे हमें पसीना आता है ना, वाटर लॉस होता है, तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है। फंक्शंस क्या होते हैं एपिडर्मिस के? एपिडर्मिस है वो मैकेनिकल इंजरी और पैथोजन से बचाता है प्लांट को, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ हेयर होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन से रिड्यूस करते हैं। रूट्स के अंदर जो है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, मैंने आपको भी बताया कि प्लांट रूट में जो एपिडर्मिस है उस पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम है, स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस का, ये है लीव्स के अंदर एपिडर्मिस ऐसा दिखाई देगा। और नॉर्मली अगर हम देखें इसका लेटरल व्यू तो फिर एपिडर्मिस की सेल्स हमें ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है। ऊपर वाला एपिडर्मिस हो, चाहे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैट सेल्स होती हैं, और लीव्स के एपिडर्मिस का है मेनली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। इस स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा था? कॉर्क था, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, तो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो परमानेंट टिश्यूज की फॉर्म ले लेती हैं, ठीक है। कैसे लेती हैं? जैसे एक प्लांट के अंदर, एक प्लांट में ये एपिडर्मिस था, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि ये कोर्टेक्स है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स के नीचे जो एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, इसको कहा जाता है कोर्क कैम्बियम, ठीक है, कोर्क कैम्बियम कहा जाता है। अब ये जो सेल है, ये जो लेयर बनी है कोर्क कैम्बियम, ये न्यू सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। धीरे धीरे इन सेल्स के अंदर जो ये सेल है यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। लिग्निन के डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर और गैसेस का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता, तो ये सेल्स इस तरीके से कटने लगती हैं। लेकिन जो सेल्स हैं, देखो ये जो कोर्टेक्स है इसके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम की कोर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। कोर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे जो ये कोर्क कैम्बियम है ये न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करेगा सिर्फ इस एरिया में, ठीक है। लेकिन बाकी की जो सेल्स होती हैं वहाँ के बीच में लिग्निन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। लिग्निन के डिपोजिशन होने की वजह से ये सेल डाई होने लग जाती हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है? कोर्क की फॉर्मेशन होती है, या फिर बार्क भी बोल सकते हैं,
ठीक है। टेक्निकल बार्क होता है, लेकिन टेक्निकली कॉर्क भी बोला जा सकता है इसको। तो यहाँ पे जो बार्क की फॉर्मेशन होती है और जब स्टेम वुडी बन जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये जो सेल्स है जो कॉर्क कैम्बियम बना रहा है, इन सेल्स को जगह नहीं मिलती और ये यहाँ से रप्चर हो जाती हैं, जिससे एक पोर की फॉर्मेशन होती है। उस पोर को कहा जाता है लेंटी सेल्स कहा जाता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये एपिडर्मिस था। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे सेल्स प्रेजेंट थी, सेल्स के नीचे कोर्टेक्स था, कोर्टेक्स यहाँ तक कोर्टेक्स मान लेते हैं। कोर्टेक्स के नीचे फिर कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन हुई। कोर कैम्बियम फिर क्या करेगा, अपने दोनों साइड न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है और जो पुरानी सेल्स होती हैं वहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से ये जो सेल्स हैं ये कट ऑफ होने लगती है, यहाँ से कट ऑफ होने लगती हैं और जो नई सेल्स बन रही थी उनको जगह नहीं मिलती। तो फिर ये सेल्स क्या करेंगे, ये जो वुडी जो स्टेम बना है यहाँ से एकदम से इसको रप्चर कर देती है और यहाँ पे एक पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको कहा जाता है लेंटी सेल्स। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जब स्टेम मैच्योर हो जाता है, वुडी हो जाता है, तो वो सांस कैसे लेता है, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो लेंटी सेल्स की हेल्प से होता है। लेकिन जब स्टेम ग्रीन होता है तो वहाँ पे भी स्टोमेटा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोर की फॉर्मेशन हो गई है। कोर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो सेल्स होंगी वो रेक्टेंगुलर होती हैं, डैड होती हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, लेकिन उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है इनकी वॉल्स के अंदर। तो सुबेरिन क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है, इसकी जो कोर सेल के अंदर जो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है वो वैक्सी सब्सटेंस होता है। और कुछ जो वुडी स्टेम के टॉप पे, ऑन द टॉप ऑफ वुडी स्टेम जो पोर्स बनती है उनको लेंटी सेल्स कहा जाता है। और लेंटी सेल्स गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है वुडी स्टेम के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। थैंक यू।